अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कारोबार और मैं हूं सुहेल ताज। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ट्रैवल्स एंड टूर्स और साथ में रिक्रूटमेंट एजेंसी जो होती है उसका काम किस तरह से किया जाता है। इस सीरीज़ को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि हमारे यहाँ यंग बिजनेसमैन या बिज़नेस का कितना ज़्यादा रुझान है। आज हम हसन अब्दाल ग्रुप में आए हैं, जहाँ पे इनके पास ट्रैवल्स एंड टूर्स के अलावा ओवरसीज़ ट्रेड एंड टेस्टिंग ट्रेडिंग सेंटर वगैरह का सारा काम ये करते हैं। हसन अब्दाल ग्रुप के नाम से ये एक ऑफ़िस कायम किया गया है और इसके CEO सेठ तैयब महमूद साहब हमारे साथ होंगे। इनसे कंप्लीट बिज़नेस के बारे में हम जानेंगे कि ट्रैवल्स एंड टूर्स और ये जो रिक्रूटिंग एजेंसी होती है ये कैसे काम करती है। बहुत शुक्रिया तैयब साहब, आपने वक्त दिया। शुक्रिया। अच्छा तैयब साहब, फ़र्स्ट हम इस चीज़ पे आते हैं कि ये ट्रैवल्स एंड टूर्स जो होता है, जिसमें हज व उम्रा के लिए आप लोगों को भिजवाते हैं, इसका लाइसेंस होता है, ये कैसे काम करता है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारा जो एक ग्रुप है हसन अब्दाल ग्रुप के नाम से, हम जो है उम्रा, हज, टिकटिंग ये डील करते हैं। इसमें हम ट्रैवल एंड टूर्स में इस तरह होता है कि हमारे पास 4 लाइसेंस हैं ट्रैवल एंड टूर्स के। उसका प्रोसीजर ये होता है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज़म है वो हमें लाइसेंस देती है ट्रैवल एंड टूर्स का, जिस पे हम उम्रा, टिकटिंग और हज डील कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम यहाँ से ट्रैवल एंड टूर्स का लाइसेंस लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म से। उसके बाद हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं सऊदी कंपनीज़ के साथ, होटल्स के साथ, ट्रांसपोर्टेशन के साथ। उसके बाद हम ये सारी सर्विसेज देते हैं सऊदी कंपनीज़ के साथ मिलके। ठीक है। हाँ जी। अगर कोई नया शख्स ये कारोबार करना चाहे, या ख़ास तौर पर अगर कोई शख्स आपके पास आता है और वो आपसे सर्विसेज लेना चाहता है, तो ये कैसे पता चलता है, और ख़ास तौर पर जब आप काम करते हैं, कि वो जो सऊदी कंपनी से आपने रब्ता किया है वो कैसे मुमकिन हुआ आपके लिए? इस तरह होता है, पहली जो स्टेज होता है उस पे तो एकदम सऊदी कंपनीज आपको नहीं लेती। उसका प्रोसीजर ये होता है, पहले आप यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज़म है उनसे लाइसेंस लेते हैं। 2 साल आप काम करते हैं, अपनी प्रोग्रेस देते हैं। उसके बाद आप इसको अपने लाइसेंस को एटा करवाते हैं। जब आपका जो 2 साल काम करना है वो कैसे करेंगे? वो आपने लाजमी किसी ऑलरेडी जो एग्रीमेंट अप्रूव्ड होते हैं या एटा अप्रूव्ड होती है उनके साथ आपको काम करना पड़ता है। उनके साथ 2 साल काम करके आप अपने क्लाइंट्स उनको देते हैं? हाँ जी, ठीक है। उसके बाद 2 साल आप एटा करवा के तो सऊदी कंपनी से एग्रीमेंट करके तो फिर आप सऊदी कंपनी से डायरेक्ट सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। इस सारे मामले में आपने बताया कि 2 साल मिनिमम जो उनकी रिक्वायरमेंट है, 2 साल लाजमी पूरे होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, जब कोई ये काम स्टार्ट करना चाहता है तो उसका प्रायर तजर्बा कितना होना चाहिए? देखें, अभी तो जो इस फील्ड में लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा नए लोग आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वो ये 2 साल का पीरियड वो गुजारते हैं तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो अपने एग्रीमेंट्स करते हैं, वहाँ पे मक्का मदीना में अपने स्टाफ हायर करते हैं। उसके बाद सर्विसेज सारी वो देते हैं। यानी ये जो गवर्नमेंट ने प्रोसीजर रखा है, ये 2 साल की ट्रेनिंग 2 साल का होती है। ये 2 साल का पाकिस्तानी गवर्नमेंट का प्रोसीजर नहीं है, ये सऊदी गवर्नमेंट का और एटा की रिक्वायरमेंट है 2 साल आपका पुराना होना। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा, आपने एआटा और नॉन एआटा की बात की। गालिबन ये टिकटिंग के लिए ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, तो ये इन दोनों में क्या फ़र्क है? एआटा में ये होता है कि आपको डायरेक्ट अथॉरिटी मिल जाती है टिकटिंग की, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी सऊदी कंपनीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी एआटा की मस्ट होती है आपकी, कि आप अगर एआटा हैं तो आप सऊदी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके अपना डायरेक्ट बिजनेस उनके साथ कर सकते हैं। तो इसलिए इस काम के लिए एआटा मस्ट होता है आपके लिए। एआटा मस्ट होता है। हाँ जी। अच्छा, ये सारी जो कॉस्ट या बजटिंग वगैरह है ये हम आपसे आखिर में पूछेंगे, पहले हम थोड़ा सा लाइसेंसेस को समझ लेते हैं। दूसरा, आप काम कर रहे हैं ओवरसीज़ मैन पावर जो सप्लाई है, इसके लिए क्या अलग से लाइसेंस लेना होता है? जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर का लाइसेंस होता है ये ट्रैवल एंड टूर से बिल्कुल अलग होता है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िला अटक में पहला हमारा लाइसेंस है और कोई भी नहीं है। पिंडी, आगे लाहौर वगैरह बैठे हुए लोग, लेकिन इस एरिए में सिर्फ हमारा लाइसेंस है। ये मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर हमें देती है लाइसेंस। इसका काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, डिफरेंट एजेंसीज़ वगैरह क्लियर करके उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट करके वो हमें लाइसेंस इशू होता है। तो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर का जो लाइसेंस है उस पर हम जो मैन पावर प्रोवाइड करते हैं फ़िलहाल ज़्यादा गल्फ़ को, सऊदीया, दुबई, बहरीन वगैरह, और अभी काफ़ी नए स्टेशंस भी शुरू हो रहे हैं, जैसे जापान है, रोमानिया है। तो गवर्नमेंट लेवल पे काफ़ी काम हो रहा है। हमारे मिनिस्टर जो हैं जुल्फी बुखारी साहब काफ़ी वर्क कर रहे हैं इस पर, तो इंशाल्लाह उम्मीद है काफ़ी जो है। अच्छा, जब कोई जॉब्स किसी कंपनी के अंदर क्रिएट हुई किसी भी मुल्क के अंदर, तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आप आगे से उसको कैसे डील करते हैं? होता इस तरह है कि हमारे ऑलरेडी सऊदीया ज़्यादा भी गल्फ़ चल रहा है, हमारे वहाँ पे लोग होते हैं
स्टाफ होता है हमारा जो कंपनीज के साथ रब्ते में होता है, हमारे ऑलरेडी उनके साथ एग्रीमेंट्स हुए होते हैं। फिर उनको जो भी मैन पावर ज़रूरत होती है वो हमें बताते हैं कि हमें ये लोग ज़रूरत हैं, आप हमारे लिए अरेंज करें। बाज़ू का छोटी डिमांड होती है, वो हम पे भरोसा करके हमें कहते हैं आप मैन पावर हमें प्रोवाइड करें। अगर ज़्यादा डिमांड हो तो वहाँ से कंपनी डेलीगेशन भेजती हैं, अपने जो मुतलका लोग होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो हमारे पास आते हैं, हम उनको मैन पावर देते हैं, उसमें से वो सिलेक्शन करते हैं, अपनी टेस्टिंग करते हैं। हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं डिफरेंट सिटीज़ में, वहाँ से वो ट्रेनिंग टेस्टिंग करके उसके बाद वो हायर करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको वीज़ा प्रोसेस करते हैं आगे। ठीक है। हाँ जी। तो ये किस सूरत में वो लोग आते हैं और जब डेलीगेशन आता है तो क्या उनकी सिक्योरिटी का कोई ख़दशा होता है, मामला होता है, कुछ आपसे डिमांड करते हैं वो? जी, कंपनीज़ की वहाँ से तो रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो तो हमारे उस पर बिहाफ़ पे भेजते हैं। यहाँ से जब भी हमारा कोई डेलीगेशन आता है, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन है हमारा जो डील करता है इसको, वहाँ से हमारी बाकायदा परमिशन होती है, हमारी डेट्स के हिसाब से परमिशन वो देते हैं। फिर हम उसके बाद जो डेट हमें वो अलाउ करते हैं, फिर हम डेलीगेशन को उस दिन को अरेंज करते हैं, उनके लिए सारा हम अरेंजमेंट यहाँ पे करते हैं। फिर अरेंजमेंट्स हाँ आपका जी। सारा जी बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मुख्तलिफ लाइसेंसेस कई लोगों के पास पाकिस्तान में होंगे, तो वहाँ से जॉब का कोटा होता है लाइसेंसेस के हिसाब से, या किस तरह से आपके पास जॉब्स आती हैं? ये जितने भी बैठे हुए हैं ये सब अपने लिंक्स पे काम उठाते हैं। जिस तरह मेरे अब लिंक्स हैं सऊदीया में, जितनी कंपनीज़ के साथ मेरे लिंक्स होंगे, जो ज़्यादा काम मैं उठा सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो 20-20 साल से बैठे हुए हैं, उनके पास काम नहीं है और उनके पास लिंक नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पास लिंक्स लाजमी है कंपनी में। जब तो तक नया शख्स कोई काम करेगा तैयब साहब, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है इस फील्ड में पाँव जमाना। देखें, इसमें ये है कि जब तक आपके पास लिंक्स नहीं है, या आपके पास अगर लिंक्स नहीं है तो आपको वहाँ पे स्टाफ हायर करना पड़ता है। तो लाजमी आपको वो अपना स्टाफ वहाँ पे फिर हायर करें, जो क्योंकि ये है ही मैन पावर का काम ही आपने बाहर से उठाना है, तो उसके लिए लाजमी जब तक आपको वहाँ पे स्टाफ नहीं होगा, लिंक नहीं होगे, तो आप कैसे काम लेके आएंगे। तो मस्ट है कि वहाँ पे भी आपके पास कोई अपना बंदा हो या स्टाफ हो जो आपका वहाँ से काम उठा के दे आपको। अच्छा, इस सारी सिचुएशन के अंदर दोनों लाइसेंसेस की जो हमने बात की, अगर किसी किस्म की कोई कंप्लेन आती है, यहाँ से आपने जो कमिटमेंट की और वहाँ के जो लोग हैं वो कमिटमेंट को फुलफ़िल नहीं करते, जैसे हम होटल्स की शिकायत सुनते हैं या पैसों की मिस कमिटमेंट है किसी किस्म की हो, तो उसको यहाँ बैठे फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, हम ये चीज़ें हम पे होती हैं कि हम जो नेक्स्ट जो सऊदीया में कंपनीज़ बैठी हुई हैं, हम अच्छी कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट्स करते हैं जिनकी कंप्लेन नहीं होती। ठीक है, बाज़ औक़ात लोग ये करते हैं कि छोटे कंपनीज से कर लेते हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होती, वो फिर इस किस्म की कंप्लेंट्स तब आती हैं। तो इन कंप्लेंट्स को देखने के लिए हमारे पास जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है उसमें भी कंप्लेंट सेल बना हुआ है। फिर उसके अलावा हमारी जो ओवरसीज़ का है, इसके जो मैन पावर वहाँ जाती है, उसमें किसी को कोई कंप्लेन होती है तो प्रोटेक्टर ऑफिस बाकायदा कंप्लेन को देखता है, ब्यूरो ऑफिस है वो बाकायदा इन कंप्लेंट्स को देखते हैं वो लोग। ठीक है। अच्छा, तीसरा लाइसेंस है एक ट्रेड टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग के हवाले से, तो आप यंगस्टर्स को यहीं ट्रेनिंग भी करवाते हैं? हाँ जी, ये जो हमारा ट्रेड टेस्टिंग है और ट्रेनिंग है, इसमें सबसे पहली चीज़ है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हम लोग इस तरह करते हैं कि जो भी लोग हमारे पास आते हैं, बाज़ औक़ात लोग जो ज़्यादा पहले जाते थे हेल्पर लेबर में, तो हमारी कोशिश होती है उनको 15 दिन 20 दिन 1 महीने की ट्रेनिंग दे के किसी काम में भेजें। मैसन हो गए, स्टील फिक्सर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ताकि वो एक तो सैलरी उनकी सेमी स्किल्ड में भेजें। उसमें वजह ये होती है, एक तो सैलरी अच्छी होती है, दूसरा उनके आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से हमारी कोशिश होती है कि ट्रेनिंग करवा के भेजते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग कौन करवाता है? आपके पास ट्रेनर्स हैं? जी, हमारे पास ट्रेनर हैं डिफरेंट, हमारे पास सिविल के अलहदा हैं, मैकेनिकल के अलहदा हैं, और माशाल्लाह सारे एक्सपीरियंस्ड ट्रेनिंग हैं, तो वो टीचर्स हैं, वो सारे उनको ट्रेनिंग देते हैं। जो ट्रेनिंग करवाते हैं इनके पास किस डिग्री का होना ज़रूरी है? हमारे पास जो हैं ट्रेनी जितने हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे डिप्लोमा होल्डर हैं प्लस एक्सपीरियंस्ड हैं। उनके गल्फ़ का एक्सपीरियंस है उनके पास 8-8 10-10 साल का, तो वो एक्सपीरियंस्ड है हमारे पास। क्योंकि हमारे पास जो जाते हैं लोग, उनको वहाँ जाके काम करना होता है, तो हमारी कोशिश होती है जो हम टीचर्स रखें जिनका वहाँ का एक्सपीरियंस हो, जिनका वहाँ के काम के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान और उधर में बहुत डिफरेंट है काम में। अच्छा, तो सब ये जो आपने स्किल्ड कर दिया लेबर को, क्या आपकी अपनी भी कोई सर्टिफिकेशन होती है कि आपने? जी बिल्कुल, पहले तो इससे पहले तो जितनी भी सर्टिफिकेशन कर रहे थे हम अपनी कर रहे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने नेफ्टेक के अंडर कर दिए जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। तो अब नेक्स्ट इसके बाद अभी वो इंस्पेक्शन वगैरह हो रही हैं हम लोगों की, इसके बाद जितनी भी हमारी सर्टिफिकेशन होगी नेफ्टेक की तरफ से होगी, बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से हम
सर्टिफिकेट इशू किया करेंगे। थोड़ा सा इन लाइसेंसेस को हासिल करने का तरीका भी देख लेते हैं और थोड़ा सा हमें ये भी पता चलेगा कि अगर कोई बंदा ये काम करना चाहता है तो देखने में शायद बहुत सिंपल लग रहा हो, तो ये 3 लाइसेंसेस को लेने का प्रोसेस अगर हम बारी बारी डिस्कस करें। ट्रैवल्स एंड टूर्स का लाइसेंस कैसे हासिल किया जाएगा? ट्रैवल एंड टूर्स के लिए हमें सबसे पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म में। हम उनको एप्लीकेशन देते हैं, फिर वो अपना प्रोसेस करके वो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं बाकायदा। वो इंस्पेक्शन करते हैं अपनी तसल्ली करके, उसके बाद वो हम लोगों को डिमांड नोट इशू करते हैं। फिर उनकी बैंक गारंटीज़ होती हैं, 4 लाख रुपए की ट्रैवल एंड टूर्स की बैंक गारंटी बनानी होती है, 25,000 रुपये उसकी फ़ीस होती है सालाना। वो जमा करवाते हैं तो हमें ट्रैवल एंड टूर्स का लाइसेंस मिल जाता है। यानी इसमें 4,25,000 रुपये तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन का खर्चा है। फिर उसके बाद आ गया ओवरसीज़ या मैन पावर सप्लाई, इसका लाइसेंस कैसे हासिल होगा? इसका लाइसेंस का तरीका ये होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर देती है इसका लाइसेंस, जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर का है। इसका प्रोसीजर ये होता है कि हम जो ब्यूरो ऑफिस बना हुआ है वहाँ पे हम एप्लीकेशन देते हैं। फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है, जो ऑनर है या जो चलाने जी जो ऑनर होता है उसका इंटरव्यू लेते हैं। बाकायदा ब्यूरो ऑफिस में उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद वो हम लोगों को इशू कर देते हैं। अगर इंटरव्यू आप लोग क्लियर करते हैं तो वो आपका केस फॉरवर्ड कर देते हैं आईबी वालों को। आईबी फिर आपकी वेरिफिकेशंस करती है। फिर उसके बाद आईबी से क्लियर होके फिर मुतलका वो डिस्ट्रिक्ट पे भेज देते हैं डीपीओ रिपोर्ट के लिए। और इसमें जो अप्लाई करने वाला एप्लीकेंट है वो पैसिव होता है, उसने अप्लाई करके छोड़ देना जी, उसने करके छोड़ देना होता है। इसका जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का इसका थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। इसमें आपका बाज़ औक़ात 1 साल भी लग जाता है, बाज़ औक़ात 2-3 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि आपकी जो आईबीज़ होती हैं सारी क्लियर होती हैं तो उसके बाद जाके। इसमें जो लाइसेंस और जो सिक्योरिटीज़ आप बता रहे थे, इसमें तकरीबन कितना खर्चा है? इसमें इस तरह है कि इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज बना दी हैं। पहले ये होता था कि खाली आप इनको सिक्योरिटी के तौर पे सिक्योरिटी देते थे और वो लाइसेंस इशू करते थे। अब इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज बना दी हैं। तकरीबन अभी जो बॉन्ड्स की सूरत में या सिक्योरिटी के तौर पे तकरीबन 20-21 लाख रुपए आपसे वो लेते हैं सिक्योरिटी के तौर पे, जो रिफंडेबल होती हैं आपकी। उसके अलावा आपसे वो 15,000 रुपये सालाना फीस चार्ज करते हैं। रिफंडेबल कब होती है? जब आप लाइसेंस छोड़ते हैं, वापस करते हैं। ठीक है। अगर कोई कंप्लेन आपकी नहीं है तो फिर आपको रिफ़ंड हो जाते हैं। ठीक है। और 15,000 रुपये सालाना फ़ीस है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये जो टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग है ये तो अब नेफ्टेक के अंडर चली जाएगी। हाँ तो इसका क्या प्रोसीजर होगा? इसका प्रोसीजर ये होता है कि इसकी फ़ीस फ़िलहाल उन्होंने नहीं की, क्योंकि अभी ये नेफ्टेक के अंडर कर रहे हैं। तो हम ये फ़िलहाल जो है प्रोटेक्टर ऑफिस हमारी इंस्पेक्शन करके तो हमें फ़िलहाल वो कर रहे हैं अपने पास। हाँ जी। और तो इसकी कोई फीस अभी फ़िलहाल इन्होंने कोई फ़ीस नहीं रखी हुई। बिल्कुल हाँ जी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ट्रैवल्स एंड टूर्स का अगर कोई काम करे तो वो 4,25,000 रुपये से स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल। और अगर उसके साथ ओवरसीज़ में जाना चाहता है तो 20 से 25 लाख रुपए के दरमियान उसको अपने पास रखने होंगे ताकि वो सबमिट करवा सके। और ट्रेड एंड टेस्टिंग वगैरह के लिए वो इमीडिएटली हमारा जो है ना, अब आप देखें ट्रैवल एंड टूर्स है वो एक अलग फील्ड है। ठीक है। अभी हम तो कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ट्रैवल एंड टूर्स के लिए अलग स्टाफ है, ओवरसीज़ का अलग है, ट्रेड टेस्ट का अलग है। ये हमारे तीनों अलग स्टाफ हमारा चला रहा है। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अलग हैं, मतलब एक बंदा ये तीनों चीज़ें नहीं कर सकते हैंडल। तो इस वजह से ट्रैवल एंड टूर्स एक अलग फील्ड है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एक अलग चीज़ है, ट्रेड टेस्टिंग एक अलग चीज़ है। यानी इसी वजह से आपने ग्रुप क्रिएट किया है जिसके अंदर ये तीनों शोबे चल रहे हैं और आप उसको हेड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है तैयब साहब कि ये जो टिकटिंग होती है, जब आप टिकटिंग का शोबा हासिल करते हैं, कोई डायरेक्ट आपको वेबसाइट या कोई लॉगिन मिल जाता है इसके लिए? जी। तो इसके लिए क्या सिक्योरिटी आपको देना होती है? इसमें इस तरह होता है कि डिफरेंट जो अभी नॉन एटा हैं, उसमें नॉन एटा में हमें एयर ब्लू होगी, सेरीन होगी, जो हमारी पाकिस्तानी एयरलाइंस हैं वो हमें आईडीज़ देती हैं। उसमें ये होता है कि हम एडवांस पेमेंट्स रखते हैं आईडीज़ में और हम अपनी टिकटिंग इशू कर लेते हैं। फिर जो दूसरी बाकी एयरलाइंस हैं उसके लिए एटा मस्ट होता है। उसमें यह है कि एटा के पास हमारी गारंटी पड़ी होती है 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनकी। और आप वो टिकट करते जाते हैं और वो आप सर्कुलेट होती रहती है इसी तरह। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, एक थोड़ा सा ये होना तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। जी। मगर हम अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स को बताना चाहते हैं कि जब आप ये पैसे लगा लेंगे तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा और कितने अरसे में मिलेगा? देखें, ये तो जितनी मेहनत करेंगे कोई उस हिसाब से है, क्योंकि हमारा जितना काम है, एक तो मेहनत भी है, दूसरा ये है कि जितना आपका लिंक होंगे लोगों के साथ, जितनी आपके होगा उतना आपका काम बेहतर होगा। क्योंकि ये उम्रा टिकटिंग फील्ड जो है ये लिंक्स की बेस पे ज़्यादा चलती है दूसरी सर्विसेज पे, क्योंकि उम्रा जितना है आपको सर्विसेज देनी पड़ती हैं, क्योंकि उधर जाके काफ़ी लोगों को मसाइल होते हैं
उनको हल कराना, उनको देखना। यानी जितना आप पे एतबार और हाँ एतमाद बिल्कुल बढ़ेगा उतना काम आपका बढ़ेगा। ठीक है। ये सारा काम तो मजमूई तौर पे अगर हम एक अंदाज़ा बता सकें कि ये 4-5 लाख रुपए अगर ट्रैवल एंड टूर्स पे कोई लगाता है तो इससे क्या एक्सपेक्ट करें कि देखें, कितना 4-5 लाख रुपए लगा के इस फील्ड में लोग मंथली 5-5, 8-8, 10-10 लाख भी कमा रहे हैं यही काम करके। और ऐसे लोग भी हैं जो 10,000 भी महीने का नहीं कमा सकते। ये आपके खुद भी मेहनत पे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मजमूई तौर पर अगर आप ये कहें कि किसी ने इनमें से कोई एक लाइसेंस या तीनों हासिल कर लिए तो महीने का आराम से अगर वो अच्छा काम करे, कंसिस्टेंट करे, अच्छी टीम के साथ करे तो 8 से 10 लाख रुपए कमाना मुमकिन है। जी आराम से। थैंक यू सो मच तैयब साहब। तैयब साहब ने बताया कि यंग एंटरप्रेन्योर्स अगर 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके दिल से काम करें, ऑनेस्टली काम करें तो 8 से 10 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। लाइसेंसिंग का प्रोसीजर आपने जाना, 3-4 लाइसेंसेस को हमने इकट्ठा डिस्कस किया। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो लोग ये देख रहे हैं कि नौकरी के बजाय वो अपना काम करें तो वो ये सारी गाइडलाइन आपके पास मौजूद है। आप देख सकते हैं कि लाइसेंसेस 1 बाय 1 हमने सारे डिस्कस किए। तैयब साहब ने कमाल मेहरबानी के साथ कोई सीक्रेट ना रखते हुए आपसे सारा जो बिज़नेस मॉडल है वो शेयर किया। उम्मीद करते हैं कि ये गाइडलाइन हमारे यंगस्टर्स को फ़ायदा देगी। आज के लिए इतना ही। सोहेल ताज को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।